Hello and Jai Bharat everyone. How are you all? I hope you all are doing very well. So guys, welcome to the Advait Achievers YouTube channel and welcome to the Super 3000 MCQ series for JEE Main 2021 as well as Chemistry NEET 2021. So guys, आज है डे 20 और पढ़ेंगे केमिस्ट्री में हम एक बहुत ही शानदार क्लास 12th फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री, जो कि बहुत ही इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है और सरफेस केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो रिपीटेड होंगे। मींस अगर आप पीवाईक्यू पूरा का पूरा सॉल्व कर जाओगे तो आप ये ट्रेंड आप खुद भी देख सकते हो कि एक ही टॉपिकल एक ही टाइप का क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन बनते हैं, उसी को बार बार घुमा के पूछा जाता है। क्योंकि अभी एग्जाम का लेवल बढ़ गया तो अब क्या करता है कि 2-3 टॉपिक का एक एक स्टेटमेंट लिख देता है और पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, तो वैसे वाले क्वेश्चन अभी आ रहे हैं। चलो देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं सरफेस केमिस्ट्री में। तो आई होप पहले अपने नोट्स रिवाइज कर लिया होगा सरफेस केमिस्ट्री का, आप फ्रेशर नहीं हो। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 197, फॉर फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म a plot of log x by m and log p gives a straight line। देखो फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में कह रहा है कि जब हम log x by m और log p के बीच ग्राफ बनाते हैं तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। द इंटरसेप्ट एंड स्लोप, जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट दिस इज इक्वल टू 0.4771 एंड द स्लोप इज व्हाट, स्लोप इज इक्वल टू 2 रेस्पेक्टिवली। द मास ऑफ गैस एडजॉर्बेट पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट, एडजॉर्ब्ड होगा ये, ई नहीं होगा ना, एडजॉर्ब्ड, हाँ सही है। एक्स बाई एम हमें निकालना है इफ द इनिशियल प्रेशर अपने को दिया है 0.04 atm। ठीक है, याद करो आपने सरफेस केमिस्ट्री में 2 आइसोथर्म पढ़ा था, एक पढ़ा था फ्रेंडलिच आइसोथर्म और एक पढ़ा था लैंगमेयर, जिसको हम लंगूर बोलते हैं, है ना, लैंगमेयर आइसोथर्म्स। तो ज्यादा क्वेश्चन अगर आप अपने एग्जाम में देखो तो फ्रेंडलिच आइसोथर्म पे आता है ना, जो कि क्या कहते हैं, देखो फ्रेंडलिच ने एक रिलेशन दिया था एक्स वाई एम और प्रेशर के बीच। ठीक है, फ्रेंडलिच ने बोला था कि एक्स वाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, जहां पे एक्स क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेट और एम क्या है, मास ऑफ एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेट किसको बोलते हैं और एडजॉर्बेंट किसको बोलते हैं आपको पता होगा। एडजॉर्बेट मतलब जो एडजॉर्ब हो रहा है, एडजॉर्बेंट मतलब जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन हो रहा है। जैसे हमने आपको समझाया था कि जैसे अभी तो ये डिजिटल बोर्ड आ गया, पहले क्या होता था कि ऐसे व्हाइट बोर्ड जो क्लास में होता था तो हमने डस्टर रखा हुआ था, तो हम क्या करते थे कि जब पूरा बोर्ड भर जाता था तो डस्टर से क्या करते थे, इंक को फिर मिटाते थे। इंक क्या होता था, बेसिकली इंक जो होता था वो डस्टर के सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाता था, तो डस्टर वहां पे क्या हो जाएगा, एडजॉर्बेंट हो जाएगा और इंक क्या हो जाएगा, एडजॉर्बेट हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है, ऐसे हम याद कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, तो रिलेशन जो है फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म का वो ये है कि एक्स बाई एम दिस इज इक्वल टू के पी का पावर 1/n। यही तो है, हाँ सर यही है, कोई टेंशन नहीं है। तो अभी तो यहां पे कुछ नहीं भाई, ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने किसी चीज में log x y m में ऐसा करो, दोनों तरफ आप log ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, log x y m दिस इज इक्वल टू log k इंटू पी का पावर 1/n। होगा नहीं होगा। log x y m को एज इट इज रखो और ये क्या हो जाएगा, log 1 इंटू 2, जो किसके बराबर हो जाएगा, log 1 प्लस log 2। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो log p का पावर 1/n। और एग्जाम, चूंकि आप फाइनल एग्जाम में जा रहे हो तो कुछ स्टेप को खाना सीखो, जैसे इसी स्टेप में आप क्या कर देते, 1/n को आगे लिख देते। क्लियर, हाँ, तो ये आ गया आपका फाइनल इक्वेशन जिससे बनने वाला है ग्राफ। अब हम ध्यान से देखेंगे कि log x y m को y लिए है ना, log p क्या है अपना x है, तो इसके साथ लगा हुआ ये क्या होगा, स्लोप m होगा और ये log k ही क्या होगा, इंटरसेप्ट c होगा। बात समझ में आता है। तो अगर हम ग्राफ अगर बनाएं तो देखो तो जरा ध्यान से, मैं पूरा थियरी रिवाइज करा दूंगा। log x y m और log p के बीच अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ध्यान से देखेंगे 1/n ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो स्लोप हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव होगा और इंटरसेप्ट भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो दिस इज योर log k, है ना, और ये हो गया अपना, यहां से अगर मान लो ये थीटा एंगल है तो ये tan थीटा विल बी इक्वल टू स्लोप, और यही किसके बराबर है, 1/n के भी बराबर है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं, इस क्वेश्चन में तो चलो ठीक है बोल दिया कि ग्राफ ऐसे ऐसे बनाना है, कई बार ऐसा होता है कि आपको ग्राफ ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया रहता है और आपसे पूछ देगा n की वैल्यू बताओ। ठीक है ना,
तो कैसे फिर कहानी कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। कई बार क्या होता है कि इस ग्राफ पे आपको 2 पॉइंट दिया रहेगा, 2 पॉइंट दिया रहेगा, 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट, पॉइंट दिया मतलब क्या, कोऑर्डिनेट दिया है। या कई बार क्या होता है ये वाली लेंथ दे देता है और ये वाली लेंथ देता है, तो ये अपना क्या है 90 डिग्री एंगल है। तो हमने पढ़ा था ना बचपन में ट्रिगोमेट्री, जिससे हम tan थीटा लिख सकते हैं। tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपॉन दिस विल इक्वल टू tan थीटा। तो वहां से आप स्लोप निकाल सकते हो, इसको 1/n के इक्वेट कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे आ सकते हैं और कई बार पूछे गए, ठीक है। खैर अभी तो हमारा मतलब इस ग्राफ से नहीं है, ग्राफ तो हम समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। हमें क्या क्या दिया हुआ है, हमें जो दिया है कि जो अपना इंटरसेप्ट है, ध्यान समझेंगे, जो अपना इंटरसेप्ट है वो क्या है 0.4771 है, ध्यान समझेंगे। log xym इंटरसेप्ट मतलब log के, दिस इज 0.4771 है ना, और प्लस स्लोप कितना है, स्लोप अपना है 2 है ना, तो ये हो जाएगा 2 इंटू log p, ऐसा आएगा। हाँ सर, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 0.4771 प्लस 2 इंटू log p कितना है भाई 0.04 है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 10⁻⁻2 है ना। थोड़ा सा कैलकुलेशन भी आपका फास्ट होना चाहिए। दिस विल बी इक्वल टू 0.477 है ना, और प्लस क्या हो जाएगा ये, प्लस ये हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू 2, और देखो ध्यान से log 4 इंटू 10⁻⁻2 को आप क्या लिखोगे, मतलब आप सॉल्व कर सकते हो क्या घर पे, ये बता दो मुझे। इसको a इंटू बी पे फिर से तोड़ दो, तो एक तो आएगा -2 log 4 है ना, तो 2 इंटू फिर क्या आएगा -2 प्लस log 4। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा log xym आएगा। अपने को क्या निकालना है, xym निकालना है। तो आप देखना सॉल्व करके कुछ आ रहा होगा 48, xym जो होगा वो 48 आ रहा होगा है ना। कुछ लोग को लग रहा है कैसे सॉल्व करें सर, तो देखो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये जो 0.477 होता है, ध्यान समझो मैं इसको कैसे सॉल्व करता। 0.477 किसकी वैल्यू होती है, log 3 की वैल्यू होती है, और इसको हम क्या लिख रहे हैं 2 log दिस मच, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं log 4 इंटू 10⁻⁻2 का क्या स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये क्या हो गया log a प्लस log b हो गया, तो ये क्या हो जाएगा log a इंटू b हो जाएगा। इसको हम लिख देते हैं log 3 इंटू, और ये क्या हो जाएगा 16, और गुना क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 होगा ऐसा। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू log xym, ठीक है। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो ये xym किसके बराबर आ जाता, log तो दोनों ही तरफ है, तो xym हो जाता 48 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि आंसर क्या आएगा 48। तो ऐसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करना भी आना चाहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आराम से रुक के देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहां पे स्पेस कम होता है तो ऐसे ही मैं लिख सकता हूं। क्लियर, हाँ फ्रेंडली आइसोथर्म पे हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट में है, नेक्स्ट में भी उसी पे है, एडजॉर्प्शन ऑफ अ गैस फॉलोज फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इफ x इज द मास ऑफ द गैस एडजॉर्ब्ड ऑन मास m ऑफ एडजॉर्बेंट, द करेक्ट प्लॉट ऑफ xym वर्सेस p। देखो रिलेशन क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। रिलेशन होता है xym इज इक्वल टू k p⁻1/n। फ्रेंडलिस्ट ने ये रिलेशन दिया था xym और प्रेशर के बीच। तो अगर हम x/m और p के बीच ग्राफ बनाना चाहते हैं तो एक बात तो तय है, देखो ये तो हो जाएगा तुम्हारा y, और ये क्या हो जाएगा x का पावर क्या है 1/n है, ठीक है, और ये हो जाएगा कांस्टेंट, ठीक है। तो अभी ध्यान से समझेंगे, कभी भी xym और p के बीच स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं है, क्योंकि y इक्वल टू mx नहीं है, x का पावर समथिंग है। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन वाले तो ग्राफ नहीं होने, मतलब c और d नहीं होगा। क्लियर समझ में आ गया। अरे यार y इक्वल टू mx होता तब होता ना स्ट्रेट लाइन यार, ये तो क्या है y इक्वल टू m x का पावर समथिंग है, x का पावर समथिंग आ गया, तो बस स्ट्रेट लाइन नहीं होना, ठीक है। नाउ अब तो देखो दोनों ग्राफ एक जैसा है, बस अब यहां पे क्या है टेम्परेचर की कहानी है। तो अब ध्यान से देखना, जो एडजॉर्प्शन होता है, बात करें ध्यान समझना, जो एडजॉर्प्शन होता है, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते चले जाओगे, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते चले जाओगे तो एडजॉर्प्शन डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। देखो दो टाइप का एडजॉर्प्शन होता है, आई होप कि आपने ये सब चीजें पढ़ी है। एक है अपना फिजिज ऑप्शन और एक अपना क्या है केमिज ऑप्शन। तो अगर हम फिजिज ऑप्शन के लिए अगर ग्राफ बनाए है ना, टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए, इधर y एक्सिस पे xym और ये x एक्सिस पे t लेते हैं, तो जैसे से आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो xym की देखो इधर जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, xym की वैल्यू कम हो गई, ठीक है। पहले देखो लो टेम्परेचर पे इतना था xym, लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे गए, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया तो xym कम हो जाएगा।
केमी जॉब्सन में क्या होता है, केमी जॉब्सन में पहले तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, फिर बाद में क्या होता है, घटना शुरू हो जाता है ना। केमी जॉब्सन आपको पता होगा, क्योंकि वहां पे क्या है, एक पर्टिकुलर एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू मेक द केमिकल बॉन्ड बिटवीन एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। इसलिए शुरू में जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उस केमिकल बॉन्ड के बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, क्योंकि हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है वो जो अपना थ्रेशोल्ड एनर्जी है वो जल्दी रीच कर जाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट में केमिकल बॉन्ड बन चुका है, उसके बाद भी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तब तो फिर क्या होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ दैट केमिकल बॉन्ड। इसलिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो तो फिर केमिकल एडजॉर्प्शन भी घटता है। ठीक है, यहां कुछ नहीं बोला है, फिजिजॉर्प्शन ही मान के चलना है। तो कहानी यह होगा कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, एडजॉर्प्शन क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अब देखो इसका मतलब यह है कि हायर टेम्परेचर पे एक्स वाई एम क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। हायर टेम्परेचर पे एक्स वाई एम कम होना चाहिए। नहीं, देखो ये हाई टेम्परेचर है तो इसके लिए एक्स वाई एम ज्यादा दिया है ना, 270 केल्विन क्या है, ज्यादा है 250 से, तो ये तो नहीं होना चाहिए। ये इधर अब ना देखो, हाई टेम्परेचर पे हाई एक्स वाई एम नहीं होगा, कम होगा। ठीक है, जैसे ये देखो हाई टेम्परेचर लिया तो एक्स वाई एम क्या होगा, कम होगा। तो ऑप्शन बी क्या है अपना, सही है। आई होप कि समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़े। हाँ सर, नेक्स्ट में ये क्वेश्चन थोड़ा बवाल काटने वाला है। ठीक है, कहा जा रहा है मिसिल। मिसिल जानते हो क्या होता है, मिसिल जानते हो क्या होता है भाई, ट्रू सॉल्यूशन और कोलॉइड में डिफरेंस आपने पढ़ा होगा। ट्रू सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, देखो जिसमें पार्टिकल साइज क्या हो, लेस देन 1 नैनोमीटर हो, और कोलॉइड का मतलब क्या होता है, जिसमें पार्टिकल साइज 1 से 100 नैनोमीटर के बीच लाई कर रहा हो, वैसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं कोलॉइड। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशन है जो एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन तक तो ट्रू सॉल्यूशन की तरह बिहेव करते हैं। ट्रू सॉल्यूशन मतलब जो लिक्विड सॉल्यूशन हम लोग पढ़ते हैं, है ना। हाँ, और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के बाद वो क्या होते हैं भाई, पार्टिकल्स आपस में मिल के ऐसे मिल के क्या करते हैं, बड़ा पार्टिकल्स बना देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिसिल बोलते हैं। ठीक है, और इस कंसंट्रेशन को, जिसके ऊपर मिसिल का फॉर्मेशन होता है, इसी को हम क्या बोलते थे, क्रिटिकल मिसिल कंसंट्रेशन, CMC। याद करो। हाँ, अब ध्यान से समझते हैं कि एन आयनिक मिसिल इज फॉर्म्ड ऑन द एडिशन ऑफ। आयनिक मिसिल कैसे बनता है, तो मिसिल का सबसे अच्छा एग्जांपल हमने पढ़ा था कि जब हमने सोडियम स्टीरेट को, सोडियम स्टीरेट याद करो, C17H35 COONA, इसको जैसे हम पानी में है ना डाल देते हैं तो क्या बन जाता है, मिसिल बन जाता है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे एक्सेस वाटर टू लिक्विड दिस मच, ये नहीं चाहिए अपने को, नहीं। लिक्विड डाइथाइल ईथर टू एक्वस NaCl नहीं चाहिए यार। सोडियम स्टीरेट टू प्योर टोल्यूइन, टोल्यूइन नहीं, वाटर होना चाहिए था। अब यहाँ पे एक्सेस वाटर टू लिक्विड, तो ये भी देखो अल्काइल का बड़ा सा चैन है, और इधर क्या लगा हुआ है, पोलर ग्रुप लगा हुआ है, SO3- होगा ये, SO4- नहीं, पोलर ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो ये मिसिल बना सकता है। एक्चुअल में पहले एग्जाम में ये आता था C17H35 COO-Na+। ठीक है, एक बार ये भी आ गया एग्जाम में। चलो नेक्स्ट में बात करेंगे टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है, अगर आप ट्रू सॉल्यूशन से, ट्रू सॉल्यूशन जब भी मैं बोलूं तो क्लास 12th केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है वो उसकी बात करें, सिर्फ सॉल्यूशन बोलते हैं मतलब ट्रू सॉल्यूशन बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब हम ट्रू सॉल्यूशन से लाइट को पास कराते हैं तो लाइट की जो पाथ है वो विजुअल नहीं होती है। मींस अगर जैसे यहां पे रखा हुआ है ट्रू सॉल्यूशन, ध्यान समझना, जब ट्रू सॉल्यूशन इससे जब हम लाइट पास कराएंगे और देखेंगे तो यहाँ पे हमें कोई भी कलर दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा कि लाइट जा रही है अंदर तो इस कलर, मतलब कलर दिखता तब तो पता होता ना कि इस पाथ से जा रहा है। ठीक है, वो चीज नहीं होता है। लेकिन जैसे ही में आते हैं कोलोडियल सॉल्यूशन की अगर बात करें, तो कोलोडियल सॉल्यूशन से जैसे हम लाइट को पास कराते हैं तो ये जो पाथ ऑफ लाइट है ये भी क्या हो जाता है, विजुअल हो जाता है। और ये ऐसा क्यों होता है कि जैसे कोलोडियल सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन में तो क्या है, लेस देन 1 नैनोमीटर है, और कोलोडियल सॉल्यूशन मतलब 1 से 100 नैनोमीटर है। ठीक है, तो पार्टिकल साइज क्या हो गया, कोलोडियल सॉल्यूशन में बढ़ गया। तो इस कारण से जैसे ही लाइट आता है तो जैसे ही पड़ता है, जैसे ये अपना जो डिस्पर्जन फेज है, डिस्पर्जन फेज समझते होगे, जैसे ट्रू सॉल्यूशन में जो चीज सॉल्यूट होता है कोलोडियल सॉल्यूशन के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन फेज बोलते हैं। और एक होता है डिस्पर्जन मीडियम, ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जैसे बिहेव करता है, कोलोडियल सॉल्यूशन वैसे डिस्पर्जन मीडियम बिहेव करता है। आपने ऑलरेडी ये सब पढ़ रखा है। ठीक है, तो जैसे ही लाइट चलता है, जैसे ही क्या करता है, डिस्पर्जन फेज के पार्टिकल पे पड़ता है तो अभी क्या होगा, लाइट की होगी स्कैटरिंग। जबकि यहां पे चूंकि पार्टिकल साइज बहुत ही कम है तो स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी। देखो स्कैटरिंग होने के लिए जो अपना लाइट है उसकी वेवलेंथ और जिस पार्टिकल से टकरा रहा है वो अप्रोक्सीमेट होना चाहिए।
ठीक है, ये बहुत ही कम होगा तो स्कैटरिंग फिर नहीं होगी, इस कारण से पाथ क्या हो जाता है, विजिबल हो जाता है ना। हाँ, तो यही टिंडल ने बताया था 1869 में। ठीक है, तो अभी हम समझते, देखो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्लास 12th बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि शॉर्ट नोट्स लिखने आ गया टिंडल इफेक्ट पे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि टिंडल इफेक्ट का कंडीशन बताओ कि ये कब होगा। तो पहला कंडीशन ये है कि पार्टिकल साइज और वेवलेंथ ऑफ लाइट अप्रॉक्स क्या होनी चाहिए, मतलब अप्रॉक्स होनी चाहिए, एक दूसरे के बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए वो एप्रिसिएबल होना चाहिए, है ना, लार्ज होना चाहिए। क्लियर है। लेकिन आपसे क्वेश्चन जो है फर्स्ट कंडीशन पे ही ज्यादातर पूछे जाते हैं टिंडल इफेक्ट से। तो टिंडल इफेक्ट में आपको यही इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो कर सकता है। क्लियर है कि नहीं। हाँ, तो ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है टिंडल इफेक्ट में, ध्यान देना, कई बार आया क्वेश्चन। टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द डायमीटर ऑफ डिस्पर्जन फेज पार्टिकल इज सिमिलर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। ऑब्वियसली यही तो बताया है। ठीक है, बाकी सब देखो कचरा है, तुम खुद चेक कर लेना। वही दो है कंडीशन, तीसरा नहीं है कुछ। नेक्स्ट में एडजॉर्प्शन पे क्वेश्चन बताया क्लास शुरू होते ही कि एडजॉर्प्शन दो टाइप का होता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल एडजॉर्प्शन को एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है, तब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट के बीच केमिकल बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो आई होप कि आपने फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन में डिफरेंस अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि वो क्लास 12th बोर्ड में भी आता है कि फिजिजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन में डिफरेंस बताए, 3-4 मार्क्स में पूछे आते हैं, तो फटाफट बता देना है। अब चलो क्वेश्चन को करते हैं। अमंगस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एडजॉर्प्शन दोज दैट आर वैलिड आर, है ना। तो एडजॉर्प्शन के लिए क्या जो है वो सही है, एडजॉर्प्शन के लिए, ये तो सिंपल एडजॉर्प्शन पे है, क्या सही है। डेल्टा एच बिकम्स लेस निगेटिव एज एडजॉर्प्शन प्रोसीड्स। देखो ध्यान से समझना, एडजॉर्प्शन के बारे में जो कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बता देता हूं कि एडजॉर्प्शन हमेशा ही क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, और हमेशा ही यहां पे डेल्टा एस क्या होता है, लेस देन 0, और ये हमेशा ही क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो डेल्टा जी भी लेस देन 0 होता है। अब ये एक्सोथर्मिक क्यों होता है एडजॉर्प्शन, ये इसका लॉजिक समझना आपको। देखो सरफेस केमिस्ट्री क्या है, रटने वाला चैप्टर नहीं है। जो लोग बोल दें कि तुम एनसीईआरटी पढ़ लो, रट लो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है। ध्यान समझो कैसे, कि मैं कहानी सुनाता था कि हमारी जिंदगी में 4 चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। कौन कौन सी, फैमिली, पैसा, है ना, फैमिली, पैसा, और उसके बाद क्या भाई, फ्रेंड्स भी चाहिए, है ना, उसमें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो सकता है, या फिर सिंपल फ्रेंड भी हो सकता है, और ये है अपना फैमिली। और इधर क्या है, मनचाहा करियर, पैसा कमा रहे लेकिन जो हम करना चाह रहे हैं उससे कमा रहे हैं। किसी को सिंगर बनना था, वो सिंगर बन के पैसे कमा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइप की बात कर रहे हैं। तो लाइफ बिल्कुल, अगर ये 4 चीज है हमारे लाइफ में, तो लाइफ बिल्कुल बैलेंस है, हम बिल्कुल क्या है, स्टेबल है ना, मतलब हम पे टेंशन नहीं है ना। लेकिन इन चारों में अगर कोई एक कंपोनेंट भाग जाए, मोस्ट प्रोबेबली अभी जो हो रहा है वो ये हो रहा है, अभी की एरा में ये हो रहा है कि मान लो गर्लफ्रेंड से आपका ब्रेकअप हो गया, या फिर आप गर्ल हो तो बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, तो जिंदगी में साले देवदास बन जाते, तुरंत टेंशन आता है जिंदगी में। वही कहानी होता है, ध्यान से देखो, कि जब हम जैसे किसी भी सब्सटेंस को लेते, तो जैसे अगर मान लो, क्लियर, यहां पे जैसे ये पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और जैसे हम सरफेस के पार्टिकल्स की बात करें, जैसे ये बीच वाला पार्टिकल्स को देखो, तो इधर भी वैसा ही पार्टिकल होगा, उधर भी वैसा ही, ऊपर भी ऐसा ही, और नीचे भी ऐसा ही। तो चारों तरफ जो इंटर पार्टिकल्स अट्रैक्शन लग रहा है वो बिल्कुल क्या है, सिमिलर है। तो नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल इज 0, तो इसकी लाइफ क्या है, बैलेंस्ड है। लेकिन जो बिल्कुल सरफेस पे है पार्टिकल, तो इस तरफ तो भाई सिमिलर पार्टिकल के बीच फोर्स लग रहा है, इस तरफ भी सिमिलर पार्टिकल्स के बीच फोर्स लग रहा है, नीचे भी सिमिलर पार्टिकल्स के बीच फोर्स लग रहा है, लेकिन ऊपर मीडियम कोई और है, तो ये डिसिमिलर पार्टिकल्स के बीच फोर्स लग रहा है। और डिसिमिलर पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स होता है वो कम होता है सिमिलर पार्टिकल के फोर्स से। इस कारण से जो सरफेस है कुछ ऐसा दिख जाएगा, मींस सरफेस ये मतलब क्या हो जाएगा ना, नेट फोर्स क्या है, नीचे है, तो सरफेस अभी क्या फ्लैट नहीं रहेगा, थोड़ा सा ये डाउनवर्ड ऐसा हो जाएगा। क्लियर है। और आ गया टेंशन, आ गया इसको टेंशन, है ना। अभी
जैसे ही एडजॉर्बेट आता है इसके सरफेस पे एडजॉर्ब होने के लिए, तो वो न्यू इंटरेक्शन बनाएगा। न्यू इंटरेक्शन बनाएगा मतलब इस डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स बढ़ेगा। तो इस डायरेक्शन में जब फोर्स बढ़ेगा तो ध्यान से देखना, इसकी जो टेंशन है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और इस न्यू इंटरेक्शन के बराबर एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो इसलिए एडजॉर्प्शन क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। जैसे अगर हम कंसीडर करें गैस का एडजॉर्प्शन ऑन सॉलिड सरफेस, तो जैसे गैस किसी कंटेनर में रखा हुआ है, भटक रहा है, लेकिन जैसे ही गैस क्या होगा, सॉलिड सरफेस पे एडजॉर्ब हो जाएगा, तो भटकना अब कम हो जाएगा। भटकना कम तो क्या हो गया, एंट्रोपी कम, तो फाइनल एंट्रोपी कम, इनिशियल ज्यादा, इसलिए डेल्टा एस भी क्या होता है, लेस देन 0 होता है। ठीक है, और मॉडरेट टेम्परेचर पे कराओ है ना एडजॉर्प्शन, तो डेल्टा जी क्या होगा, भी लेस देन 0 होगा। तो ये भी एक क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच लेस देन 0। अब ध्यान समझना कि जैसे जैसे एडजॉर्प्शन होने लगता है, जैसे जैसे एडजॉर्प्शन होने लगता है, तो ये इसके सरफेस पे पार्टिकल्स आते जाएंगे। तो इनकमिंग पार्टिकल्स के लिए अब जो एरिया अवेलेबल है, वैकेंट एरिया अवेलेबल है, वो क्या है, कम है। इस कारण से अब जो स्पॉन्टेनिटी है एडजॉर्प्शन कम होती चली जाएगी, इसलिए डेल्टा एच क्या होता है, लेस नेगेटिव होता चला जाएगा, क्योंकि अब इंटरेक्शन उतने बनने के चांसेस नहीं है। ठीक है, तो डेल्टा एच बिकम्स लेस नेगेटिव एज एडजॉर्प्शन प्रोसीड। ये क्या अपना ट्रू है। नेक्स्ट में, ऑन अ गिवन एडजॉर्बेंट अमोनिया इज एडजॉर्ब्ड मोर देन नाइट्रोजन गैस। ऑब्वियसली देखो ध्यान समझना, जिन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा वो आसानी से एडजॉर्ब होगा। क्यों कि जैसे देखो एक अमोनिया आ गया यहां पे मॉलिक्यूल, और दूसरा अमोनिया आ रहा है, ठीक है, तो इसको प्यार ज्यादा है, बोलेगा आ जाओ कोई टेंशन नहीं है, वंडरवाल फोर्स जिसके बीच ज्यादा होगा खींच लेगा, कहेगा आ जाओ कोई टेंशन नहीं। लेकिन अभी सोचो कि मान लो यहां पे कोई ऐसा पार्टिकल्स एडजॉर्ब हो गया सरफेस पे कि उसके दूसरे है ना मॉलिक्यूल से उतनी बनती नहीं है, तो ये तो कहेगा तुम मत ही आओ, हम अकेले ही राज करेंगे। ठीक है, यही कारण है। तो एक चीज ध्यान देना कि अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा, अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस क्या होगा, आसान होगा, एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा। अब इस अट्रैक्शन फोर्स को कहीं से भी रिलेट कर सकता है गैसीय स्टेट में, जैसे वंडरवाल कांस्टेंट ए जिसका ज्यादा था तो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स क्या था, ज्यादा था, या फिर जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा था, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा था तो अट्रैक्शन फोर्स क्या था, ज्यादा था गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो इसका मतलब एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन फोर्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। तो इसलिए देखो ध्यान से समझो, अमोनिया की बात कर ले और नाइट्रोजन की बात कर ले तो बताना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका ज्यादा होगा। ऑब्वियसली ए का, आपने गैसीय स्टेट में भी पढ़ा था, इसके लिए ए की वैल्यू क्या है, बहुत ही ज्यादा है। ग्राफ भी आपको याद होगा जब हम जेड और पी के बीच बनाते थे। तो इसका मतलब ऑन अ गिवन एडजॉर्बेंट अमोनिया इज एडजॉर्ब्ड मोर, ये भी सही है। ठीक है, ऑन एडजॉर्प्शन द रेसिडुअल फोर्स एक्टिंग अलोंग द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट इंक्रीजेज। गलत बात, यहां पे रेसिडुअल फोर्स का मतलब क्या है, ये जो टेंशन वाला फोर्स आ गया, अनबैलेंस्ड फोर्स जो है ना, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, रेसिडुअल फोर्स बोल रहे हैं। तो जब एडजॉर्प्शन हुआ तो ये रेसिडुअल फोर्स तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि यहां पर टेंशन कम हो जाएगा, इंटरेक्शन नया बन रहा है। ठीक है, तो रेसिडुअल फोर्स डिक्रीजेज ना कि इंक्रीजेज, तो ये फॉल्स है, नहीं चाहिए। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ एडजॉर्बेट इंक्रीजेज। गलत बात, टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते जाओगे, ठीक है, तो क्या होगा भैया, एडजॉर्प्शन के साथ साथ फिर डिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ा है ना, तो यहाँ जो पार्टिकल एडजॉर्ब थे वो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो भागना शुरू कर देंगे यहाँ से, है ना, तो फिर कंसंट्रेशन बढ़ेगा नहीं एडजॉर्बेट का, कम होता चला जाएगा। तो ए और बी अपना क्या होगा, सही आंसर होगा। तो आंसर आप क्या लिखोगे, ए एंड बी लिखोगे। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ सर, आगे बढ़े। हाँ सर, देखो पूरा का पूरा थियरी रिवाइज करा दे रहा हूं। नेक्स्ट में बात करते हैं हार्डी सुलजे रूल। एज पर हार्डी सुलजे रूल फॉर्मुलेशन द फ्लोक्लेशन वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फॉर फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल्ट्स इन द ऑर्डर। फ्लोक्लेशन वैल्यूज या फिर इसको क्या बोलते हैं, कोगुलेशन वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोगुलेशन वैल्यू बोलते हैं। फ्लोक्लेशन या कोगुलेशन क्या होता है, जैसे आप ट्रू सॉल्यूशन के लिए क्या पढ़ते हो, प्रिसिपिटेशन, वैसे कोलोडियल सॉल्यूशन के लिए क्या पढ़ते हैं हम, कोगुलेशन। मतलब जो अपना कोलोडियल सॉल्यूशन है उसको भाई प्रिसिपिटेट में कन्वर्ट करने वाला जो प्रोसेस उसको बोलते हैं कोगुलेशन। और उसका अगर जस्ट रिवर्स चले जाए कि प्रिसिपिटेट से कोलोडियल सॉल्यूशन बनाना है तो उसको हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन। खैर यहां पे बात की जा रही है कोगुलेशन की। बेसिकली ध्यान समझना कि कोलोडियल सॉल्यूशन स्टेबल क्यों होते हैं, क्योंकि जो भी कोलोइड रहेगा उसमें कोई ना कोई चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो नेगेटिव चार्ज होगा, इसलिए वो क्या होते हैं, अस्टेबल होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं FeOH होल थ्राइस की, ठीक है,
तो जैसे FeOH का होल थ्राइस है, इसके सरफेस पे क्या होगा, कॉमन है इसका, मतलब Fe3+ क्या होगा, एडजॉर्ब्ड होगा। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट कर लेंगे तो उधर भी क्या होगा, Fe3+, 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 तो इनके बीच रिपल्शन होगा, तो ये पास पास आएंगे नहीं, है ना, घूमते रहेंगे ऐसे ही। क्लियर? तो इसलिए कोलोडियल सॉल्यूशन क्या होता है, स्टेबल होता है। कोलोडियल सॉल्यूशन इज स्टेबल ड्यू टू चार्ज प्रेजेंट ऑन देम। ठीक है, और चार्ज कैसा होता है किस कोलोडियल सॉल्यूशन पे, ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना। क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बिना आप कई बार कॉन्सेप्ट जानते हुए क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे जो पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है FeOH होल थ्राइस, हीमोग्लोबिन, TiO2, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज निगेटिवली चार्ज सॉल्व्स आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आपके मेटल सल्फाइड है AS2S3 CDS, फिर तुम्हारा जितने मेटल के सॉल्ट हो गए जैसे AU, PT, AG, इनके जो सॉल्ट जैसे गोल्ड सॉल्ट है वो क्या है, निगेटिवली चार्ज सॉल्ट है। और ध्यान रखना ये सबके सब क्या है, लायोफोबिक है। ठीक है, एक चीज आप ये भी पढ़े होगे, है ना, सरफेस केमिस्ट्री में, कि जो हम प्रिपरेशन पढ़ते थे, जैसे ब्रिडिज आर्क मेथड से क्या करते थे, AG, PT, AU के सॉल्ट हम बनाते थे। तो जितने भी हमने ये प्रिपरेशन पढ़े थे ना, कि जैसे हम पढ़ रहे हैं फिजिकल मेथड में ब्रिडिज आर्क मेथड, इनका कोलोडियल सॉल्यूशन बना रहे, मतलब ब्रिडिज आर्क मेथड से जो कोलोडियल सॉल्यूशन बना रहे, तो वो क्या है, लायोफोबिक सॉल्ट के लिए बनाते हैं, सॉल्ट के लिए बनाते हैं। लायोफोबिक मतलब क्या होता है, सॉल्वेंट हेटिंग है, तो ये सॉल्वेंट के साथ रहना ही नहीं चाहता है, तो हमें जबरदस्ती बनाना पड़ रहा है। लेकिन अगर जो लायोफिलिक सॉल्ट है, लायोफिलिक कोलोइड्स, सॉल्ट मतलब क्या होता है, सॉल्व मतलब होता है मेटल के क्लोराइड को सॉल्व बोलते हैं, है ना, सिंपल। लायो मतलब सॉल्वेंट, फिलिक मतलब फिलिंग है उसके लिए, तो ये क्या है, सॉल्वेंट लविंग क्लोराइड है। तो इसको तो क्या करना है, बस क्या करो आप डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम को सिंपली आप मिक्स कर दो, तो ये क्या बना देगा, कोलोडियल सॉल्यूशन बना देगा। लेकिन जो लायोफोबिक क्लोराइड है वो ऐसे नहीं बनता, डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम को रख दो, ये साथ में रहना ही नहीं चाहते। ये बिल्कुल वैसी वाली बात है, ब्रेकअप के बाद वाली बात है, और ये क्या है, ब्रेकअप के पहली वाली बात है, कि लड़का लड़की प्यार हुआ तो साथ में रहना चाह रहे हैं, लेकिन जब ब्रेकअप हो जाते हैं तो ये रहना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो लायोफोबिक लायोफिलिक समझ में आ गया यार। सरफेस केमिस्ट्री इतना मजेदार चैप्टर है, प्यार मोहब्बत बात खत्म, उस पर ही खत्म हो जाती है। ठीक है, चलो अभी हम समझते, तो जितने भी आपने प्रिपरेशन मेथड पढ़े थे, जैसे केमिकल मेथड में आपने ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डबल डिकम्पोजिशन, ये सब पढ़ा था, सब लायोफोबिक सॉल्व बनाने का मेथड है। ब्रिडिज आर्क मेथड लायोफोबिक सॉल्व बनाने का मेथड है, इसलिए AS2S3 हो गया, गोल्ड सॉल्व हो गया, ये सब क्या है, लायोफोबिक सॉल्व है। ठीक है, नाउ ये आपने नेचर देख लिया, कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, यहां पे काम है FeOH होल थ्राइस का, जो क्या है पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है। तो इसको ध्यान समझना, अभी मैंने क्या बोला कि कोलोइड किस लिए स्टेबल है, क्योंकि उसमें क्या है, चार्ज प्रेजेंट है। ठीक है, अब अगर हम देखें FeOH होल थ्राइस पे, तो इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, क्योंकि सरफेस पे Fe3+ एडजॉर्ब्ड है। ठीक है, और अगर मान लो मुझे क्या करना है, इसको प्रिसिपिटेट में कन्वर्ट करना है, तो अभी करना क्या है, बस चार्ज को हटा दो, स्टेबिलिटी खत्म। ठीक है, फिर कोलोइड रहेगा नहीं। तो इस चार्ज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं कि जिस टाइप का कोलोइड होता है उसके अपोजिट नेचर का हम क्या करते हैं, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। जैसे ये पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है, तो हम क्या करेंगे, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये क्या करेगा, निगेटिवली चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा, तो अपना कोलोडियल सॉल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रिसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ, और इस सब्सटेंस को, जैसे ये तो हो गया अपना सॉल्व, जिसको कि हमें कोगुलेट करना है। ठीक है, जिससे हमें कोगुलेट करना है, इसको हम बोलते हैं कोगुलेटिंग एजेंट। ठीक है, अब ध्यान से समझना, जैसे पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व है तो कोगुलेटिंग एजेंट क्या होगा, निगेटिव आयन होगा, है ना। निगेटिवली चार्ज सॉल्व होता तो कोगुलेटिंग एजेंट क्या होता, पॉजिटिवली चार्ज आयन होता। अब हम ध्यान समझेंगे कि एक ही सॉल्व के लिए अगर हम डिफरेंट सब्सटेंस यूज करें तो किसका कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगा। जैसे अगर हम यहां पे मान लो यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं हम, मान लो यूज कर रहे हैं SO4 2- और NO3-, तो ध्यान से देखना, इस पे चार्ज 2- और इस पे चार्ज क्या है, 1- है। या फिर और आसानी से अगर हम समझते हैं तो सपोज डेट मान लो हमने ले लिया है AgI, इसके सरफेस पे एडजॉर्ब कौन हुआ पड़ा है, I-। ठीक है, ये है अपना सॉल्व। अब इसमें हमें ऐड करना है, जैसे हमने Al3+ भी ऐड करके इस निगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, या फिर Mg2+ ऐड करके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, या फिर Na+ ऐड करके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो अगर हम यहां पे बात करें कि कोगुलेटिंग पावर किसका ज्यादा होगा, तो कोगुलेटिंग पावर ज्यादा होगा, देखो Al3+ एक आयन आएगा तो ये 3I- को न्यूट्रलाइज कर देगा,
तो ये आसानी से प्रिसिपिटेट बना सकता है। Mg2+ आएगा तो सिर्फ 2 I- को न्यूट्रलाइज करेगा, Na+ आएगा तो सिर्फ 1 I- को न्यूट्रलाइज करेगा। तो बताओ मिनिमम अमाउंट किसका लगेगा कोगुलेशन करवाने के लिए, मतलब इसको प्रिसिपिटेट में कन्वर्ट कराने के लिए। तो मिनिमम अमाउंट उस पे लगेगा जिस जिस आयन पे चार्ज क्या है, ज्यादा है। तो हार्डी-सुलजे रूल यही बोलता है कि कोगुलेटिंग पावर दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑन कोगुलेटिंग एजेंट। बात समझ में आता है? हाँ। और कोगुलेटिंग पावर का जस्ट उल्टा क्या होगा, कोगुलेशन वैल्यू होगा। ठीक है, ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। कोगुलेशन वैल्यू क्या होगा, ये जस्ट होगा उल्टा किसके, कोगुलेटिंग पावर के। क्लियर? हाँ। अभी हमें क्या पूछा है वो ध्यान देना है कि कोगुलेटिंग वैल्यू को हम फ्लोकुलेशन वैल्यू बोलेंगे या कोगुलेटिंग पावर को हम फ्लोकुलेटिंग पावर भी बोलेंगे। ठीक है, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड सॉल ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज सॉल है। तो जो अभी इलेक्ट्रोलाइट दिया उसका बस निगेटिव पे फोकस करना है। कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट है, AlCl3-, तो यहां पे Cl- मिलेगा, K3FeCN6, तो यहां पे क्या मिलेगा, FeCN6, और देखो इधर है +3, तो इधर क्या होगा, -3। K2Cr2O7, तो इधर है +2, इधर क्या होगा, -2, मीन CrO4 2-, KBr और KNO3, K+Br- K+NO3-, तो ये +1 -1 है, कोई टेंशन नहीं है। तो बताना कि पॉजिटिवली चार्ज सॉल के लिए सबसे अच्छा कोगुलेटिंग एजेंट क्या कौन होगा, जिसपे नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है ये सबसे आसानी से कोगुलेट कर देगा, तो इसका कोगुलेटिंग वैल्यू सबसे क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो हमें तो वैल्यू का ही ऑर्डर लिखना है ना, तो FeCN6 का सबसे कम, तो ये तो दिया है 2 ऑप्शन में, डी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब फिर देख लो इससे फिर कम किसका होगा, 2- वाले का होगा, तो इससे फिर कम 2- का, ये भी 2 ऑप्शन में। फिर इसके बाद किसका आएगा, इसके बाद अपना आ जाएगा Br- देखे, NO3- देखे, Cl- देखे, सब पे चार्ज क्या है, -1 यूनिट है, तो सबकी कोगुलेटिंग पावर क्या होगी, बराबर होगी, इसलिए कोगुलेटिंग वैल्यू भी बराबर होगा। साइज वाइज पे कुछ डिपेंड नहीं करता, तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, इधर देखो -3 वाला, फिर -2 वाला, और ये सब क्या है, -1 वाला। आ गया ना, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट में बात करते हैं पेप्टाइजेशन। अभी बताया कोगुलेशन का जस्ट अपोजिट, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉल्युबल पार्टिकल टू फॉर्म कोलोडियल सॉल्यूशन। ऑब्वियसली प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रिसिपिटेट इनटू कोलोडियल सॉल्यूशन। हाँ जी, हम प्रिसिपिटेट को अगर हम कन्वर्ट कर दे किसमें, कोलोडियल सॉल्यूशन में, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन बोलते हैं। जैसे मान लो हमारे पास AgI का प्रिसिपिटेट है, शायद इसका कलर होता है येलो। ठीक है, तो AgI का प्रिसिपिटेट है, अगर मुझे बनाना है क्या इसका कोलोडियल सॉल्यूशन, तो जस्ट क्या करना है, इसमें एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करो कि जिससे क्या कर सकता है, ये प्रिसिपिटेट कॉमन आयन एडजॉर्ब कर सकता है। जैसे ये प्रिसिपिटेट था, इसमें हमने क्या किया, KI सॉल्यूशन को ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब AgI देखो, कोलोडियल सॉल्यूशन कोलोइड्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कॉमन आयन को अपने सरफेस पे एडजॉर्ब कर लेता है। ठीक है, और इसीलिए जो कोलोडियल सब्सटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, चार्ज्ड होते हैं। कई बार ऐसा भी पूछा गया है कि चार्ज्ड ऑन कोलोइड इज ड्यू टू प्रिफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन ऑन इट्स सरफेस। जैसे AgI प्रिसिपिटेट था, और अगर इसके मुझे बनाना क्या, कोलोडियल सॉल्यूशन, तो बताना यहां पे KI सॉल्यूशन जब आप ऐड करोगे, तो यहां तो K+I- है। ठीक है, तो कौन सा इनको एडजॉर्ब करेगा, जो कॉमन होगा, तो इधर I- इधर भी I- को एडजॉर्ब करेगा, तो सरफेस से इस तरीके से क्या करेगा, I- एडजॉर्ब कर लेगा, और ये क्या बन गया, कोलोडियल सॉल्यूशन बन गया। जबकि ये क्या था, प्रिसिपिटेट था। तो प्रिसिपिटेट से कोलोडियल सॉल्यूशन बनाने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन बोलते हैं। और ये जो हमने एजेंट ऐड किया है, जिसने पेप्टाइजेशन कराया है, इसको पेप्टाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया चीजें। नेक्स्ट में कैटालिस्ट पे है ना क्वेश्चन है। एक चीज ध्यान रखना कि देखो सरफेस केमिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया एडजॉर्प्शन, दूसरा हो गया कोलोडियल सॉल्यूशन, और तीसरा क्या हो गया, कैटालिसिस। ठीक है, तो कैटालिसिस से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना है। उसमें आपको कौन होमोजीनियस कैटालिस्ट होता है, कौन हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट होता है, किसका क्या यूज होता है, ये आपको याद करना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन है, ध्यान से समझते हैं, मैट्रिक्स मैच है। ठीक है, लोग कहते थे ये कहां आएगा, अरे हर जगह आएगा। V2O5 कहीं यूज होता है क्या, ध्यान से देखो, V2O5 यूज होता था, याद करो, पी ब्लॉक में भी आपने पढ़ा है। H2SO4 कॉन्टैक्ट प्रोसेस, H2SO4 के मैन्युफैक्चरिंग में, जिसको कि
H2SO4 का मैन्युफैक्चरिंग जब हम करते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, तो वहां पे कैटलिस्ट के तौर पे V2O5 यूज होता है। मींस A का क्या होगा 3 होगा, A का होना चाहिए 3 जो कि है 2 ऑप्शन में, तो बाकी 2 तो ऐसे ही नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखें कि आयरन ऑक्साइड जाना पहचाना है। हेवर्स प्रोसेस में आयरन ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज करते थे, है ना, Fe या फिर मोलिब्डेनम के ऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज करते थे। तो फिर डी का होना चाहिए 4। अब देख लो जो 2 ऑप्शन हमारे आने चाहिए उसमें डी का 4 किसमें है, तो इसमें तो डी का 1 है, नहीं चाहिए, डी का 4 ऑप्शन है, बाकी चेक भी नहीं करना है। ऐसे देखो टाइम बचाते। टॉपर जो होंगे वो चारों है ना मैट्रिक्स मैच कराएंगे। और देखो मैक्सिमम बुक में जो है वो इसके मैक्सिमम बुक में इसके और इसका फंक्शन तो लिखा गया, लेकिन PDCl2 का लिखा ही नहीं है, तो वो परेशान हो जाएंगे, ये तो पढ़ा ही नहीं है। अरे जरूरत ही नहीं उसकी, सिर्फ तुम 2-3 मैच करा के आंसर निकाल सकते हो। हर एक बार जब भी मैट्रिक्स मैच आता है कैटलिस्ट पे, तो एक ऐसा कैटलिस्ट जरूर देगा जो आपने कभी देखा ही नहीं है, तो उससे परेशान नहीं होना है। बाकी 3 को सही करेक्ट करा दो, है ना, ऑप्शन से फिर बन जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं एडजॉर्प्शन पे है। गिवन इधर गैस दिया, इधर क्रिटिकल टेम्परेचर दिया है इन केल्विन। On the basis of data given above, predict which of the following gases shows least adsorption on a definite amount of charcoal. चारकोल क्या होता है, एडजॉर्बेंट होता है ना, एडजॉर्बेंट जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन होगा। क्लियर? हाँ सर, हाँ सर। लिस्ट बोल रहा है, अगर लिस्ट एडजॉर्प्शन होना है इसका मतलब क्या है कि जो इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए, और जिनके इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिनिमम होगा उनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। क्रिटिकल टेम्परेचर लो, तो जो इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन होगा, इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। क्यों सर, गैस स्टेट नहीं पढ़ा गया? पढ़ा सर, लेक्चर नहीं देखा गया? सुपर 3000 देखना चाहिए था। फिर वहां पे मैंने बताया था कि देखो जो इजिली लिक्विफिकेबल गैस होते हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है ना। और लिक्विफिकेशन के टाइम बताया था कि कूलिंग करना पड़ता है गैस को, तो अगर कम टेम्परेचर तक ही कूलिंग करना है इसका मतलब क्या है कि लिक्विफिकेशन इजी है। ठीक है, और इसका मतलब इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा है, तो कम टेम्परेचर तक ही कूलिंग किया तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है। इसका मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि क्रिटिकल टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन फोर्स। सिंपल सी बात है, जिस मॉलिक्यूल्स के बीच क्या होगा, इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन ज्यादा होगा उसका क्रिटिकल टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। तो इसके लिए क्रिटिकल टेम्परेचर कम है तो अट्रैक्शन फोर्स कम, एडजॉर्प्शन कम। तो इन सब में देखिए क्रिटिकल टेम्परेचर कम मुझे 33 केल्विन दिख रहा है जो कि S2 के लिए, तो अपना आंसर क्या होगा लिस्ट में S2। अगर मैक्सिमम वाला पूछता तो SO2 आंसर होता। नेक्स्ट एडजॉर्प्शन पे ही है, चलो ध्यान से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन, मींस फिजिजॉर्प्शन, है ना। हायर द प्रेशर मोर द एडजॉर्प्शन, चलो ये तो सही है। लोअर द टेम्परेचर मोर द एडजॉर्प्शन, ये भी सही है। ग्रेटर द सरफेस एरिया मोर द एडजॉर्प्शन, ये भी सही है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा, अभी तो समझाया था कुछ देर पहले कि वैकेंट सरफेस एरिया जितना ज्यादा मिलेगा तो इनकमिंग पार्टिकल्स के लिए उतना ही ज्यादा चांसेस है एडजॉर्ब होने के। ठीक है, हाँ। डी में यूनिलेयर एडजॉर्प्शन, ना जी ना, डस्टर से क्या एक ही बार क्या हम कर सकते हैं, इनको मिटा सकते हैं, बार बार करते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीलेयर होता है। फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है, मल्टीलेयर होगा। केमीजॉर्प्शन क्या होगा, यूनिलेयर होगा। नेक्स्ट में अगर बात करें, अमंग द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट इज ब्राउनियन मूवमेंट इज मोर प्रोनाउंस्ड फॉर अ स्मॉलर पार्टिकल देन फॉर बिगर पार्टिकल। सॉल्ट्स ऑफ मेटल सल्फाइड आर लायोफोबिक, नहीं जी लायोफोबिक होता है, अभी बताया। हार्डे-सुल्जे रूल स्टेट्स दैट बिगर द साइज ऑफ द आयंस, साइज की बात ही नहीं करता है, वो सिर्फ चार्ज की बात करता है। वन वुड एक्सपेक्ट चारकोल टू एडजॉर्ब क्लोरीन मोर देन हाइड्रोजन सल्फाइड। अच्छा ध्यान से देखना, ब्रोनियन मूवमेंट जो होता है ये ध्यान समझना, ये कोलोडियल रेंज में होता है। कोलोडियल रेंज में तो होगा ही होगा। ट्रू सॉल्यूशन जिसकी पार्टिकल साइज बहुत कम होती है वहां पे ये नहीं होता, और कोलोडियल से भी ज्यादा पार्टिकल साइज का एक सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। जैसे ट्रू सॉल्यूशन मतलब जिस सॉल्यूशन में जो अपना पार्टिकल साइज है लेस देन 1 नैनोमीटर। कोलोडियल सॉल्यूशन मतलब 1 से 100 नैनोमीटर पार्टिकल साइज। और सस्पेंशन मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। जैसे सैंड और वाटर का जो मिक्सचर बनाओगे वो सस्पेंशन है। ठीक है, तो यहां पे ब्राउनियन मोशन हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। लेकिन एकदम से छोटे वाले ले लोगे ना पार्टिकल्स, तो वहां पे ब्रोनियन मोशन नहीं होगा। तो ब्रोनियन मूवमेंट इज मोर प्रोनाउंस्ड फॉर अ स्मॉलर पार्टिकल, ऐसा नहीं है कुछ। ठीक है, वन वुड एक्सपेक्ट, अब तो यही होगा, वन वुड एक्सपेक्ट चारकोल टू एडजॉर्ब क्लोरीन। अब इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता था, तो कैसे फिर करेंगे आंसर।
कि देखो एक तो लिया क्लोरीन मतलब Cl2 और हाइड्रोजन सल्फाइड मतलब क्या लिया H2S, किसका एडजॉर्प्शन ज्यादा होगा? दोनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो Cl2 मॉलिक्यूल के बीच क्या होगा? वंडरवाल फोर्स होगा। वंडरवाल फोर्स क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो भैया वंडरवाल फोर्स जिसमें ज्यादा एडजॉर्प्शन उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो 71 आएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो 34 आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है अट्रैक्शन फोर्स Cl2 के मॉलिक्यूल से भी ज्यादा है रादर देन H2S मॉलिक्यूल से। इसका मतलब एडजॉर्प्शन क्लोरीन का क्या होगा? ज्यादा होगा। तो वन वुड एक्सपेक्ट चारकोल टू एडजॉर्ब्ड क्लोरीन मोर ऑब्वियसली। और ऐसे भी सही था। तो जब दो में कंफ्यूजन हो तो फिर एग्जैक्ट वाला आप फाइंड करो, ठीक है। गोल्ड नंबर कैसे निकालते हैं? ये बेसिकली क्या होता है? गोल्ड नंबर क्या होता है? अगर आपने 10 ml लिया है गोल्ड सॉल्यूशन, अगर आपने क्या लिया है 10 ml गोल्ड सॉल्यूशन लिया है, देखो 10 ml गोल्ड सॉल लिया और इसमें अगर आप ऐड कर दो 1 ml 10% NaCl तो इसका कोगुलेशन हो जाता है। तो इसके कोगुलेशन को रोकने के लिए एडिशनल अपने को जितना मिलीग्राम लायोफिलिक सॉल्ट का ऐड करना पड़ता है। ये थोड़ा डेफिनेशन टफ है, मैं क्या कह रहा हूं अच्छे समझाता हूं, कोई जल्दी नहीं है मुझे। मैंने लिया है 10 ml गोल्ड सॉल्ट सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। हाँ, अगर इसमें मैं 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन ऐड करूं तो ये जो अपना अभी कोलोडियल सॉल्यूशन है वो प्रिसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मींस कोगुलेशन हो जाएगा। लेकिन हमें इसका कोगुलेशन नहीं कराना है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? एक ऐसे सॉल को इसमें ऐड करना पड़ेगा जो इसको प्रोटेक्ट करे। देखो गोल्ड सॉल क्या है? लायोफोबिक है, तो ये आसानी से कोगुलेट हो सकता है। लेकिन अगर इसमें हम क्या कर दे, लायोफिलिक सॉल को ऐड कर दे, तो लायोफिलिक सॉल क्या करेगा? लायोफोबिक, जैसे ये लायोफोबिक का पार्टिकल, तो लायोफिलिक आएगा, ये लेयर बना लेगा, इसको प्रोटेक्ट कर देगा। अब जब आप कोगुलेटिंग एजेंट को ऐड करोगे तो ये किससे टकराएगा? ये लायोफिलिक सॉल से टकराएगा। और लायोफिलिक सॉल को अलग करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनके बीच प्यार क्या सच्चा है। लायोफिलिक सॉल के डिस्पर्जन फेज और डिस्पर्जन मीडियम में प्यार क्या है? बिल्कुल सच्चा है। समझ रहे हो? तो कोगुलेशन आप लायोफोबिक का करा सकते हो, लायोफिलिक का नहीं करा सकते। क्लियर है? हाँ, तो जो मिलीग्राम में अपने को लायोफिलिक सॉल ऐड करना पड़ेगा उस मतलब जितना, जैसे मान लो 10 मिलीग्राम ऐड करना पड़ा तो फिर 10 क्या हो गया? गोल्ड नंबर ऑफ डेट, है ना, लायोफिलिक सॉल, है ना। अब ध्यान समझो, जितना कम मिलीग्राम ऐड करना पड़ेगा तो प्रोटेक्टिंग पावर उतना ही क्या है? ज्यादा है। इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो प्रोटेक्टिंग पावर है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गोल्ड नंबर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अच्छा, गोल्ड नंबर्स ऑफ सम कोलोइड्स आर, जिलेटिन का दिया है इस रेंज में लाई करता है, गम का दिया है इस रेंज में लाई करता है, ओलिएट का दिया है इस रेंज में, और स्टार्च कर दिया है इस रेंज में। विच अमॉन्ग द दिस इज अ बेटर प्रोटेक्टिव क्लोराइड? जिसके लिए गोल्ड नंबर कम, उसका प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा, तो वो अच्छा प्रोटेक्टिव क्लोराइड है। तो इन सब में कम से कम वैल्यू देख लो तो किसके लिए है? जिलेटिन के लिए ही है, देख सकते हो आप, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे अच्छा जो है वो ये है। कई बार ऑर्डर लिखने को आ जाता है प्रोटेक्टिंग पावर का, तो ऑर्डर अगर लिखते हैं तो सबसे अच्छा कौन था यहाँ पे? जिलेटिन प्रोटेक्टिंग पावर सबसे ज्यादा उसका है, देन 0.15 है, और ये तो 0.04 ही है। तो उसके बाद क्या आएगा? ओलिएट आएगा, और उसके बाद तुम्हारा क्या आएगा? उसके बाद आएगा अरेबिक, है ना। और सबसे कम जो प्रोटेक्टिंग पावर है वो किसकी है? स्टार्च की। तो ये ऑर्डर भी आ सकता है, इसलिए मैं लिखवा दे रहा हूं। नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, क्योंकि मैंने सारे ही कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करा दिए, आप कॉपी में अपने देख सकते हो, ठीक है। आइसोथर्म में पूछा है अकॉर्डिंग टू द फ्रेंडलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। हमने ये पढ़ा था कि XYM क्या होता है? K P का पावर 1/n होता है। तो ये तो ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन सी कर देंगे, गलत हो जाएगा। रीजन क्या है? नीचे कुछ और भी लिखा हुआ है, पूरा पढ़ना है। जब आप XYM और P के बीच ग्राफ बनाते हो तो कुछ ऐसा आता है। लोअर टेम्परेचर की अगर बात करें तो देखो तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा दिखता है। तो लोअर टेम्परेचर में ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। मीडियम टेम्परेचर के लिए कर्व दिखता है, और हाई टेम्परेचर पे देखे तो ये कांस्टेंट वाली लाइन हो गई, ठीक है। कांस्टेंट कैसे होगा? सोचो, इसका इक्वेशन लिखो, x/m दिस इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब P का पावर क्या आना चाहिए? 0, मींस 1/n क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 होगा। इसका मतलब n क्या होगा? इन्फिनिटी होगा एट अ हायर टेम्परेचर। लोअर टेम्परेचर पे स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब इक्वेशन क्या आएगा? x/m इज इक्वल टू Kp आएगा। इसका मतलब 1/n क्या होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। इसके लिए 1/n किसके बराबर होना चाहिए? 1 के बराबर होना चाहिए। इसका मतलब n क्या हो जाएगा? यहाँ पे n भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और इन बिटवीन जो है वो कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिटी और 1 को छोड़ के, ठीक है ना। वो हम समझते हैं, ध्यान समझते हैं काम की बात क्या है।
कि कौन कौन सा करेक्ट है। तो एक्स वाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी नॉट, ऑब्वियसली यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो हाइयर प्रेशर पे क्या है, ये सही है। एक्स वाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी का पावर 1, क्यों नहीं हो सकता। यहां पे देख लो लोअर प्रेशर पे ये सही है। एक्स वाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्फिनिटी नहीं है। पी का पावर 1 बाई एन, ऑब्वियसली ये मिडिल रेंज में है। एक्स वाई एम क्या होगा, के पी का पावर 1 बाई एन है, मतलब प्रोपोर्शनल किसके, पी का पावर 1 बाई एन, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऑल द अबव आर करेक्ट फॉर डिफरेंट रेंजेस ऑफ प्रेशर, दिस इज द करेक्ट। जल्दीबाजी में आप सी मत कर देना, तो ये सारे क्या है, करेक्ट है, ठीक है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल। अब आप सरफेस केमिस्ट्री भी अच्छे से फोड़ के आ सकते हो। एक बार अब बस नोट्स रिवाइज कर लो, कहानी खत्म हो गया। अब वैसे मैंने सारा नोट्स ही रिवाइज करा दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट तो करा दिए, कोई टेंशन नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच।